नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, जीके जीएस का रामबाण। जी हां, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम 44वां लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाला एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको हम टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जीके अफेयर्स 25 के नाम से। और देखिए, मेरा ईमेल है gkaffairs25@gmail.com। इस पे आप क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 647 है। जी हाँ, 647 नंबर क्वेश्चन है, जो कि किस एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर लिखा होगा। जो कि देखिए, एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 647 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? दैट इज ए हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? तो देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना कि सबसे नज़दीक का ग्रह। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ सोलर सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, अपना सन है ये। सन के जो सबसे नज़दीक है वो है मरकरी, दैट इज अ बुध। उसके बाद देखिए, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इसको इनर प्लैनेट बोलते हैं। ये चार जो यहाँ पर आपको ग्रह देखने को मिल रहा है, प्लैनेट, उसको इनर प्लैनेट बोलते हैं। और मार्स के बाद यहाँ जुपिटर है, और मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है, दैट इज ए क्षुद्र ग्रह। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्षुद्र ग्रह ये है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी मार्स यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। उसका देखिए, जुपिटर के बाद यहाँ पर सैटर्न है, जो कि रिंग वाला यहाँ पर ग्रह है, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। और देखिए, पहले प्लूटो भी था 2006 तक। उसके देखिए, प्लूटो को अब बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बौना ग्रह दैट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? तो यहाँ पर प्लूटो है। और देखिए, प्लूटो के बाद यहाँ पर काइपर बेल्ट है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो काइपर बेल्ट कहाँ है? प्लूटो के बाद है। और यहाँ पर इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, सन के नज़दीक सबसे मरकरी है, लेकिन मरकरी यहाँ पर सबसे हॉटेस्ट नहीं है। तो हॉटेस्ट कौन सा है? तो वीनस है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और देखिए, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो आपको वीनस दैट इज अ शुक्र देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को यहाँ पर नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि पानी की उपस्थिति है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। और देखिए, मार्स यानी कि मंगल जो ग्रह है, यानी कि मार्स जो है यानी कि मंगल ग्रह, इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब देखिए, क्वेश्चन है 648 कि 12 जनवरी 2020 में घोषित पद्म विभूषण पुरस्कारों का प्राप्तकर्ता मुक्केबाज। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से जो है कौन से मुक्केबाज को जो है मिला है? तो मैरी कॉम जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाज हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि बॉक्सर हैं। और किस राज्य से बिलोंग करती है? तो मणिपुर से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस राज्य से हैं? तो मणिपुर से हैं, ध्यान रखिएगा, मणिपुर से हैं। और देखिए, ये कुछ सालों के बाद जब फिर से मैरी कॉम चर्चा में रहेगी, तब इनसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा कि 2020 में इनको पद्म विभूषण, जो कि दूसरा नागरिक सम्मान है सबसे बड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितना है? तो देखिए, सब शुरू में सब पता था सबको कि इतने ऊंचाई है, लेकिन देखिए 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2018 को इसका जो है उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो देखिए, उस समय सबको याद था, लेकिन अब जो है थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। अब एक कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक केवड़िया जो गुजरात में स्थित है, केवड़िया जगह है, ध्यान रखिएगा, केवड़िया जगह है,
कहाँ पर? तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया स्थान पे ये आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि दुनिया का सबसे जो है ऊंचा जो है स्टैच्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके जो वास्तुकार कौन थे? तो राम भी सुतार। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, राम भी सुतार जी इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, यानी कि वास्तुकार थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक किन की स्टैचू है, तो सबसे पहले देखिए आपको हम स्टैचू दिखाते हैं, तो आपको दर्शन करवाते हैं। तो देखिए वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है स्टैचू है 182 मीटर, स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में। देखिए सरदार पटेल की यहाँ पर जो स्टैचू है, जो कि भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में 128 मीटर है। उसका देखिए आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बहुत सुना होगा, जो कि क्वेश्चन मैंने करवाया है कि इसको फ्रांस ने जो है दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने जो है यूएसए को दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो 93 मीटर ये ऊंचा है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा क्राइस्ट द रेमेडियर ब्राजील में है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये कुछ स्टैचू है, इसको जरूर एक नज़र देख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए दो लड़ाई जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का लड़ाई और यहाँ पर बक्सर का लड़ाई। तो एक तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लासी का लड़ाई जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये हुगली नदी के तट पर कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हुगली नदी के तट पर कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा करते चलेंगे। उसका देखिए अब यहाँ पर प्लासी की लड़ाई जगह बिहार के बक्सर में, ये आपको हुगली नदी के तट पर, कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, उसके बाद देखिए डेट याद रख लिए, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई और 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इधर प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब थे, यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, और देखिए अब बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो। और इसमें बक्सर की लड़ाई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता कौन कर रहे थे? एक और थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सहायता कौन कर रहे थे? तो महाराजा ऑफ बनारस, यानी कि बनारस की महाराजा ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया था, बलवंत सिंह। ध्यान रखिएगा, बनारस के बलवंत सिंह। और साथ में साथ अपोजिट में कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो 3 थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ध्यान रखिएगा बंगाल, उसके बाद अवध और मुगल। तो देखिए बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय। अब देखिए ये दोनों लड़ाई में क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो दोनों ही लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या हो गया कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है बक्सर की लड़ाई के बाद बेसिकली हम चर्चा करते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। जी हाँ, दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। और इसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? ये डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1765 को। अब देखिए 16 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। अब देखिए इसमें जो है किसके किसके बीच संधि हुई? तो देखिए इसमें बेसिकली मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय, और इधर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो देखिए विजय प्राप्त किया था, लेकिन हेक्टर मुनरो नहीं, जबकि रॉबर्ट क्लाइव इधर थे। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, जिससे के द्वारा ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए।
तो इस तरह से दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका आंसर तो ध्यान रखिएगा 1764 है, बैटल ऑफ बक्सर का ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका एक भय या डर है। एंथोफोबिया, तो देखिए एंथो जो है, देखिए फोबिया मतलब होता है डर, तो फोबिया मतलब होता है डर, और एंथो मतलब यहाँ पर होता है फूल। तो देखिए फूलों से जो डर लगना है, यानी कि फियर ऑफ फ्लावर जो होता है, उसको बोलते हैं एंथोफोबिया। जी हाँ, एंथोफोबिया बोलते हैं। अब यहाँ पर एंथोलॉजी एक वर्ड होता है, एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर एंड द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो फ्लावर यानी कि फूलों और फूल के जो पौधे होते हैं उसका स्टडी करते हैं, तो उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर नहीं है। तो सुर यानी कि नॉट अ सुर इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो देखिए 7 सुर होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सुर कितने हैं, तो 7। अब देखिए 7 सुर आपने बचपन से सुना होगा, सा रे गा मा प ध नी सा। तो ये 7 जो है सुर है। अब देखिए 7 सुर का जो नाम कौन कौन सा है वो चलिए देखते हैं। तो देखिए सा रे गा मा प ध नी सा। तो देखिए सा से हो गया सडस, उसके बाद देखिए रा से हो गया, यहाँ रे से ऋषभ, गा से हो गया गंधार, म से हो गया मध्यम, प से हो गया पंचम, और देखिए ध से हो गया धैवत, और निषाद, निशा से हो गया निषाद। ये 7 जो है सुर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ध्यान रखिएगा। सडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना देखे होंगे तो अब देखिए पता चल गया सडज भी है, धैवत भी है, निषाद भी है, तो दादर नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। नॉट पूछा जा रहा है तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए भारतीय रुपये चिन्ह, देखिए इस तरह से अब रुपये का चिन्ह है, तो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। तो दोस्तों इसको अपनाया कब गया था, तो ये 15 जुलाई 2010 को जो है अपनाया गया था। पहले ओपन कंपटीशन रखा गया था कि भारतीय जो रुपीज का सिंबल है बनाया जाए, तो इसको जीता किसने, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको जो डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, डी उदय कुमार ने इस कंपटीशन को जीते, और इन्होंने ही इस सिंबल को रुपये का बनाया था, और 15 जुलाई 2010 को भारतीय सरकार द्वारा एडॉप्ट किया गया। और देखिए डी उदय कुमार जो है पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे आईआईटी बम्बई से, तो इन्होंने बनाया। ये नाम ध्यान रखिएगा कि जो डी उदय कुमार हैं उनके द्वारा जो है ये रुपीज का सिंबल बनाया गया, जिसको भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपना लिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सातवाहन राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करता है। अब देखिए एनएफएल के ही एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। अब देखिए सातवाहन डायनेस्टी के यहाँ पर आपको बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे, तो सीमुक थे। ध्यान रखिएगा सीमुक। तो सीमुक इसके फाउंडर थे, और सीमुक ने क्या किया, सुशर्मा की हत्या जो 60 बीसी यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो 60 बीसी में सीमुक ने सुशर्मा की हत्या करके जो है यहाँ पर सातवाहन जो है वंश की स्थापना की, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान जो है बनाया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रतिष्ठान कहाँ पर है, गोदावरी नदी के तट पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो सीमुक जो है इसका जो है फाउंडर थे, और इसके कुछ प्रमुख राजा भी पूछा जाता है। तो देखिए सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और सीमुक, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है राजा, इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए ये क्षेत्र जो है, देखिए ये देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्र जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये सातवाहन वंश का यहाँ पर था। और देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठाना जो है इसका जो है कैपिटल हुआ करता था। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड ये पुस्तक जो है किसने लिखा है। अब देखिए एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में पूछा गया था। तो एक यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर है, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड, तो जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया था। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, जॉन मिल्टन
के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 से तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हर एक एग्जाम में कि चंद्रयान 3 को किस स्थान से लॉन्च किया गया। बेसिक क्वेश्चन है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के किस जिला में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो नेल्लौर जिला में है। तो इस यहाँ से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। अब देखिए चंद्रयान 3 के बारे में जो है आपको जानना होगा, तो चंद्रयान 3 के बारे में जानिएगा तभी जो है आपको यहाँ पर मजा आएगा। अब देखिए चंद्रयान 3 के बारे में सबसे पहले जानिए कि ये लॉन्च कब हुआ था। तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है में स्थित है। अब देखिए पहुंचा कब, तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को 6:04 जो है PM यानी कि शाम को जो है चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा और दुनिया का पहला देश भारत बन गया जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड कर गया। ओवरऑल हमने चौथा देश जो है बना चंद्रमा पे पहुंचने में, USSR, अमेरिका और चाइना के बाद, लेकिन साउथ पोल पे पहला देश, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को पहुंचा। तो 23 अगस्त को अब 2024 से जो है ध्यान रखिएगा 2024 से नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग मनाना शुरू कर दिए हैं। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे। और देखिए इसको जो रॉकेट ले गया वो था LVM 3rd M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें देखिए इस बार जो है आपको लैंडर और जो है रोवर था, लैंडर और रोवर। अब कहिएगा ऑर्बिटर क्यों नहीं है, तो क्योंकि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का हम लोग जो है यूज किए हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर जो है सफल रहा था, तो हमारा लैंडर और रोवर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने चंद्रयान 3 को इसके द्वारा जो है हमने जो है भेजा। तो लैंडर का नाम था विक्रम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से आपको ध्यान। अब देखिए 23 अगस्त को जिस स्थान पे वो लैंड किया उसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। जी हाँ, शिव शक्ति पॉइंट। तो नेशनल स्पेस डे 23 जो है अगस्त को शिव शक्ति पॉइंट जहां जो है लैंडर लैंड किया। और एक पॉइंट है ध्यान रखिएगा और इम्पोर्टेंट है, जो चंद्रयान 2 जो यहाँ पर जिस स्थान पे क्रैश किया था उसको बोलते हैं तिरंगा पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इतना मिल गया होगा, बस इस क्वेश्चन में इतना रखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के समय में भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2020 में शुरू किया गया वेबिनार, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबिनार लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया कब, अप्रैल 2020 में। और किस लिए, तो भारत को शोकेसिंग करने के लिए रिच कल्चर एंड हेरिटेज का। तो देखो अपना देश इसका सही उत्तर है। अब देखिए ये एग्जाम हुआ था अगस्त 2024 में। जी हाँ, अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ है। और देखिए 2020 का क्वेश्चन पूछा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये करेंट का नहीं है, ये लंबे समय तक पूछा जाएगा, क्योंकि देखो अपना देश जो है आप भी अपने देश को देखिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता कौन है। तो देखिए हु वाज द क्रिएटर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक गार्डन है कहाँ पर, तो चंडीगढ़ में है। तो इसके निर्माता कौन है, तो नेकचंद। तो नेकचंद के द्वारा जो है चंडीगढ़ में स्थित जो है रॉक गार्डन को बनाया गया है। तो बस इतना आपको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि 3 तरह के इमरजेंसी भारतीय संविधान में जो है यहाँ पर है। तो 352 आर्टिकल है, 356 है और 360 है। तो 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो आर्टिकल जो है 360 इसका डी सही उत्तर होगा, जो कि एक भी बार नहीं लगा, यानी कि 0 बार लगा है। नेशनल जो है आप देखिए यहाँ पर जो 352 है वो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, तो ये 3 बार लागू हो चुका है। और 356 है ये पॉलिटिकल जो है अस्थिरता आ जाती है किसी राज्य में, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है
356 में है, 352 में नेशनल इमरजेंसी और 360 अनुच्छेद में है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा वित्तीय आपातकाल ध्यान रखिएगा। तो ये 3 अनुच्छेद जो है इसको इन्वोक कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि एक जो आपातकाल का यहाँ पर प्रावधान है भारतीय संविधान के, अनुच्छेद तो मैंने बताया, ये किस भाग में है, यानी कि किस पार्ट में रखा गया है, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित जो यहाँ पर ट्रॉफी है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बताना भी है। तो देखिए क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी है वो है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए है आपको रणजी ट्रॉफी, जो कि बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध एक टेस्ट मैच का होता है। उसके बाद देवधर ट्रॉफी वनडे का होता है। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी ये होता है टेस्ट मैच का ही। उसके देखिए आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 का होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इस तरह से आपको देखिए देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और एक IPL इंडियन प्रीमियर लीग, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए यहाँ संजय गोल्ड कप, तो संजय गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो फुटबॉल से संबंधित ये आपको कप है। उसके देखिए आगा खां और ध्यानचंद ट्रॉफी, तो यानी कि ये दोनों जो है आपको ये हॉकी से संबंधित एक कप है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण के विकास का श्रेय दिया जाता है, यानी कि क्रेडिटेड द डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत ग्रामर। तो देखिए संस्कृत ग्रामर जो है क्या है, तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और इन्होंने लिखा पाणिनि ने। तो पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर लिखा अष्टाध्यायी, तो इसलिए पाणिनि को ही यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस जो है एजेंसी जो है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका का है। देखिए रसिया का रॉसकॉस्मोस है, USA का नासा है और भारत का इसरो है। तो इसका जो है नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसरो का कहाँ पर है, तो इसरो का बेंगलुरु में है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में किस कंपनी या ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। तो विच कंपनी या ग्रुप हैज ब्राउट एयर इंडिया इन 2022। अब देखिए थोड़ा सा इसको इतिहास जानिए। तो इसको जो है फाउंड किया गया था 1932 में। 1932 में जो है इसको फाउंड किया गया था किनके द्वारा, तो JRD टाटा के द्वारा। JRD टाटा के द्वारा इसको 1932 में जो है फाउंड किया गया था। और 1953 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया 1953 में। तो इनसे और देखिए फिर 2022 में फिर से जो है टाटा में ये शामिल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1932 में फॉर्मेशन, 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनलाइज करके ले लिया गया। उसके 2022 में फिर से जो है ये आ गया टाटा समूह के, टाटा ग्रुप में। तो टाटा ग्रुप इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। और JRD टाटा के द्वारा जो है इसका जो है फाउंड किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका टाटा ग्रुप सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। देखिए आप लोग वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। मैं बोलता हूँ ये आपके लिए रामबाण साबित होगा जीके को जो है बेहतर करने में, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से स्टडी करके बहुत अच्छे नंबर लाया हूं और लाता हूं एग्जाम में। तो अब देखिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।